हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन, पढ़ाई लिखाई बहुत मस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज डेट है 7 अगस्त 2022 और आज संडे है। तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे दोस्तों पूरे वीक का करंट अफेयर को रिवीजन एकदम बहुत बढ़िया तरीके से। इससे आपको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है साथियों। इससे आपने मान लो जो एक हफ्ते पहले पढ़ा था और आप उसको भूल गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर आप एकदम रिवाइज करके उसको पूरी तरह से दोबारा आप रिकॉल कर पाएंगे। और ये एक ऐसा सेशन होता है साथियों संडे के दिन हमारा, जिसे आप लोगों का बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप अगर ना भी पढ़ाया आपने बीच में तो यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा। ये जो 1 अगस्त से लेकर के और 6 अगस्त तक का हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर को कवर करेंगे। पूरे वीक का रिवीजन है दोस्तों, ये बहुत अच्छे से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी भाई बंधुओं के साथ में, ताकि वो भी आपके साथ आ जाएं और उनको भी वो भी किसी तरह की इन्फॉर्मेशन से मिस ना रहें, वो भी हैं किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन से वंचित ना रहें। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को, लाइक कर दीजिए चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से सेशन को शेयर करिए पहले तो, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और फिर हम अपना सेशन को जो है कंटिन्यू करें। उससे पहले साथियों, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी ये न्यूज़ और हमारे जो बैच चल रहे हैं, हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। हमारा निर्वाण बैच बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप मेंस लिख रहे हैं और ना भी लिख रहे हैं, अगर आपका मेंस में कहीं कमी है तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये 45 दिनों का क्रैश कोर्स है साथियों। और जो बच्चे इस बार मेंस लिख रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण साबित होने वाला है। तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें आप लोग। 45 दिन का पूरा कोर्स है ये, और मुख्य परीक्षा के सभी विषयों को यहाँ पर कवर किया जाएगा। स्पेशल क्लासेस चलेंगी, हिंदी और निबंध पर स्पेशल फोकस किया जाएगा, क्योंकि मेंस में दोस्तों निबंध एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इन सब के लिए स्पेशल क्लासेस, नोट्स वगैरह, PDF वगैरह आपको सब कुछ मिलेगी। और ये जो बैच है बाइलिंगुअल होगा साथियों। और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे ये कॉन्टैक्ट्स नंबर आपको दिए हुए हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप UPPSC 2023 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वाला बैच आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक तरह से एक कॉम्बो है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए। मिशन SDM बाइलिंगुअल है ये भी। अगर आप 2023 के लिए तैयार कर रहे हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए। इसको जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आप क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस की आपको तैयारी कराई जाएगी बहुत ही अच्छे से। और डेली लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी, क्लास नोट्स, PDFs और स्पेशल सेशन इस पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज यहाँ पर टेस्ट होंगे। मेंस आंसर राइटिंग होगी आपकी, जिससे आपको मेंस में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहे। क्लियर? डाउट सेशन यहाँ पर रहेंगे आप लोगों के लिए। और ये जो कोर्स है पूरा दोस्तों, ये जो है 10 से 12 महीने में ये फिनिश हो जाएगा। आपका पूरा सिलेबस है वो कवर कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको जनरल हिंदी जो मीन्स में इंपॉर्टेंट है और ऐसे राइटिंग की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और इंटरव्यू, जी हाँ बिल्कुल, इंटरव्यू भी इसमें शामिल है। तो एक तरह से कॉम्बो पैक है, आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। तो अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें। इस सब के बारे में ज़्यादा और अधिक जानकारी के लिए हमारी कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। और देखो, प्रीलिम्स में यहाँ पर केवल फर्स्ट पेपर ही नहीं है, दूसरा पेपर भी कवर कराया जा रहा है ना। यानी कि CSET में हो क्या रहा है, देखो अब की बार जो 2022 का पेपर हुआ था, बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका GS 1 क्लियर था, लेकिन CSET की वजह से कहीं ना कहीं रुक गया उनका। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए ज़रूर, और बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। हम चलते हैं आगे, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। और पहला जो सवाल है वो हमारा रिवीजन का वो है, प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? देखो दोस्तों, ये हमारा रिवीजन वीडियो है, तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जैसे जानते ही हैं, हम लोग जो डेली हमारी करंट अफेयर की क्लासेस आती हैं सुबह 7 बजे, उसमें हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर ही लेते हैं पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक को, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पर इतना सब कुछ आपको ज़रूर बता दिया जाएगा, जो अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो रही है आपके दिमाग से, वो जरूर आपको रिकॉल कर पाएंगे। तो देखिए, जो हमारे ये जो प्रतिवर्ष इंटरनेशनल टाइगर डे है साथियों, वो प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है साथियों, ताकि इन जो बाघों की जो संख्या कम हो रही है उसको बढ़ावा दिया जा सके और लोगों में बाघों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। क्योंकि जैसा भी आप जानते हैं, जो टाइगर होता है दोस्तों, टाइगर जो है हमारा इंडिकेटर स्पीसीज होती है ना। एक और चीज़, आपसे जो भी सवाल पूछे जाए ना, आप लोग नीचे पार्टिसिपेट किया करिए फ्रेंड्स।
गाइज उससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो मैं आपसे, और यहाँ पर तो आपको अथाह सवाल पूछूंगा मैं, क्योंकि मैं देखो रिवीजन हम पूरा एक वीक ये पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसलिए आप जल्दी ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी आपसे सवाल पूछा जाए उनका आंसर करिए। तो यहाँ पर अच्छा, इसके अलावा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में एक सवाल का आंसर करिए कि अभी हाल ही में यानी कि 15 अगस्त को किस देश से चीते लाए जाएंगे भारत में, और भारत के कौन से नेशनल पार्क में इसको लाया जाएगा। जल्दी से नीचे आंसर करिए, चीतों को कहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। हमारे जो लीजेंडरी क्रिकेटर हैं जिनका नाम है सुनील गावस्कर, इनके नाम पर इंग्लैंड में है ये लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, और अब इसका नाम हो गया दोस्तों, क्या नाम हो गया अब इसका नाम हो गया अब गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। ध्यान रखिएगा, क्या नाम हो गया है, गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। ये गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड, इंडियन प्लेयर हैं, ये क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर, इनके नाम पर ये नाम ये रखा गया है, इंग्लैंड में है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर है, तो गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में है दोस्तों। क्लियर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 को देश में कौन से क्रम की कृषि संगणना का शुभारंभ किया गया है। देखिए, जो हमारे कृषि मंत्री हैं कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने दोस्तों हाल ही में क्या किया है, ये शुरुआत करी है कृषि संगणना का। इसमें जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा फसलों के बारे में, खेती के बारे में, खाद क्या यूज करते हैं किसान, कितना यूज करते हैं, इन सब से संबंधित दोस्तों डेटा कलेक्ट कराया जाएगा, ताकि कृषि से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास हो और कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। क्लियर, तो इसके लिए 11वीं कृषि संगणना की शुरुआत की गई है। राइट आंसर इज सी। क्लियर। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी ने 3 नए देशों को अपना एसोसिएट सदस्य बनाया है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो, ये आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पर है, वो है दुबई में, ठीक है, यूएई। और इसके हेड कौन है, आईसीसी के हेड हैं ग्रेग बर्कले। अब आप मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि ग्रेग बर्कले कहाँ के रहने वाले हैं, जल्दी से नीचे आंसर करिए। हम आगे चलते हैं। देखिए, जो 3 नए देशों को एसोसिएट सदस्य बनाया है फ्रेंड्स, वो उज्बेकिस्तान है, कंबोडिया है और आइवरी कोस्ट। ये तीनों को एसोसिएट का दर्जा दिया गया। भारत पहले से ही शामिल था, तो इसमें जो है भारत शामिल नहीं है। तो राइट आंसर इज डी। ध्यान रखिएगा कौन कौन से सदस्यों को शामिल किया है, यानी कि एसोसिएट सदस्य बनाया है, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट, तीनों को बनाया है। क्लियर। तो ग्रेग बर्कले कहाँ के हैं, ग्रेग बर्कले हैं दोस्तों न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रेग बर्कले कहाँ के रहने वाले हैं, न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। आईसीसी के ये हेड हैं, ध्यान रखिएगा, और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर होगा। देखिए, फीफा वर्ल्ड ये जो अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप है दोस्तों, ये अभी भारत को इसकी मेज़बानी मिली है और भारत के उड़ीसा में होंगे। ध्यान रखिएगा, इसका जो शुभंकर यानी कि इसके मैस्कॉट की बात करें हम, इसका शुभंकर क्या है दोस्तों, इसका शुभंकर है ईभा। क्या है, ध्यान रखिएगा, इसका शुभंकर ईभा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि भारत में हो रहा है अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप फीफा का, अक्टूबर 2022 में होगा, तो इसका शुभंकर पूछा जा सकता है आपसे। शुभंकर कौन सा है, ये है दोस्तों ईभा। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में हरेली पर्व किस राज्य में मनाया गया है। दोस्तों, जो हरेली पर्व है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का इम्पोर्टेंट त्यौहार है ये, और सावन के महीने में कृषि का त्यौहार है एक तरह से, ये ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका डी है, कृषि से संबंधित ये त्यौहार है। इसके अलावा आप मुझे एक और चीज़ बताइए, हरेली छत्तीसगढ़ का हो गया और हरेला त्यौहार, हरेला दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। हरेला त्यौहार कहाँ का है, जल्दी से आंसर करिए नीचे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, हरेली पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, और हाल ही में सावन के महीने में ये मनाया गया है। अच्छी फसल के लिए इसको मनाया जाता है, कृषि से संबंधित त्यौहार है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को किस स्वदेशी विमान वाहक पोत की डिलीवरी मिली है। अब ये विमान वाहक पोत क्या होते हैं दोस्तों, जो विमान वाहक पोत होते हैं ये एक तरह से ये जो एरोप्लेन्स होते हैं ना, सेना के विमान, उनको लाने ले जाने का काम करते हैं ये। इन पर एक तरह से ये चलता फिरता हेलीपैड होता है, चलता फिरता कह सकते हैं हम, एयरपोर्ट होता है ये। यहाँ पर रनवे होता है, कई सारे इन पर जहाज आ सकते हैं और कई मंजिला होते हैं ये। तो ध्यान रखिएगा, ये आईएनएस विक्रांत है और इसको कहाँ पर बनाया गया है, इसको देश में ही निर्मित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये स्वदेशी है। क्लियर, स्वदेशी है ये। राइट आंसर इज आईएनएस विक्रांत, डी। तो हम इस पर चलें। हरेला कहाँ का त्यौहार है दोस्तों,
हरेला दोस्तों उत्तराखंड का त्यौहार है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, हरेला उत्तराखंड का, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, यहाँ पर हमने ये भी डिस्कस कर लिया है। आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री सारथी योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आंसर आपको पता लग ही गया हुआ है, झारखंड के सीएम है और इनका नाम है हेमंत सोरेन। इन्होंने हाल ही में एक योजना लॉन्च की है जिसका उद्देश्य ये है साथियों, ऐसे विद्यार्थी जो कि किसी भी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, हैं, या फिर एसएससी हो, या और भी कोई झारखंड एसएससी हो, तो उन सब के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दिलवाई जाएगी सरकार के द्वारा। समझ में आया? तो इसीलिए झारखंड के सरकार ने ये मुख्यमंत्री सारथी योजना लॉन्च की है। राइट आंसर इज डी। क्लियर? और अगर हम बात करें इंडियन नेवी डे, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर? कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को ये मनाया जाता है। चलते हैं आगे। दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश ने पेश किया है? यहाँ पर आप ये मैप देख सकते हैं, इसकी पिक्चर, न्यूजीलैंड इसका आंसर है। राइट आंसर इसका बी है दोस्तों। और चूंकि तंबाकू और तंबाकू से संबंधित जो उत्पाद हैं उन पर कंट्रोल, नियंत्रण स्थापित करने के लिए ताकि क्योंकि तंबाकू देखो नुकसान करता है और तंबाकू ज़्यादातर युवा ही इसके यूज करते हैं, तो इसीलिए तंबाकू निरोधी बिल लाए हैं। और ये राइट आंसर इसका न्यूजीलैंड है, ताकि तंबाकू के प्रति जागरूकता फैला करके और तंबाकू को निषेध किया जा सके पूरे देश में। तो राइट आंसर इज बी, न्यूजीलैंड। क्लियर? यहाँ पर न्यूजीलैंड आप देख सकते हैं। अच्छा, दक्षिणी आल्प्स कहाँ है? दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला ये न्यूजीलैंड में है। और कुक चोटी, दक्षिण कुक चोटी, ये भी कहाँ पर है? ये भी न्यूजीलैंड में है, आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? चलते हैं आगे। और कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में है ये न्यूजीलैंड। टापू एक तरह से द्वीपीय देश है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक खेला जाने वाला एशिया कप 2022 श्रीलंका की जगह अब किस देश में आयोजित होगा? देखिए दोस्तों, जो ये एशिया कप था ना, ये एशिया कप 2022 श्रीलंका में होने वाला था। कहाँ पर होने वाला था? श्रीलंका में होने वाला था। लेकिन आपको पता ही है श्रीलंका में कैसी सिचुएशन हो रही है, वहाँ पर आर्थिक संकट आ रहा है, बहुत महंगाई बड़े पैमाने पर है। उनका जो श्रीलंकाई रुपया ना बिल्कुल डाउन कर गया, इकोनॉमी क्रैश कर गई है। और इसी वजह से वहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी ने इस्तीफा भी दे दिया था। तो अभी नए राष्ट्रपति बन गए हैं वहाँ पर, और नए प्रधानमंत्री भी। कौन है प्रधानमंत्री? दिनेश गुणवर्धने वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। अभी इलेक्शन जीता था इन्होंने, तो ध्यान रखिए, दिनेश गुणवर्धने। तो ये जो एशिया कप 2022 होने वाला था श्रीलंका में, अब ये श्रीलंका की जगह कहाँ पर आयोजित होगा? यूएई में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, राइट आंसर इज ए। एशिया कप के बारे में आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पर होगा? यूएई में होगा। और कब से कब तक चलेगा ये दोस्तों 27 अगस्त को शुरू होगा और 11 सितंबर तक ये चलेगा। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ यात्रा क्या है ये? जैसा कि आप यहीं से समझ में आ रहा होगा, रथ है ये एक तरह से। न्याय रथ जाएगा पूरे पूरे राज्य में। और इसमें जो महिलाओं के से संबंधित जो भी अधिकार हैं महिलाओं के, तो उन अधिकारों के लिए महिलाओं को जागरूक करना प्लस महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। आप लोग याद रखिए, इसमें वकील भी होगा, इसके अलावा महिलाओं के अधिकारों से संबंधित इसमें पंपलेट वगैरह होंगे और इसमें मैसेजेस वगैरह होंगे, और ये सब चीज़ें इसमें स्क्रीन वगैरह लगी होगी जो महिलाओं के अधिकारों को के प्रति महिलाओं को जागरूक करेंगे। तो ये किस राज्य ने शुरू की? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हैं सीएम ऑफ छत्तीसगढ़। तो मुख्यमंत्री मेहतारी योजना न्याय रथ यात्रा ये दोस्तों छत्तीसगढ़ की है। राइट आंसर इज बी। चलते हैं आगे। आप मुझे एक सवाल का आंसर करिए, ई अधिगम योजना किस राज्य सरकार की है? ई अधिगम योजना। क्लियर? इसके अलावा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा, 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा कहाँ खोजा गया? ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये बहुत ही रेयर है, ये 170 कैरेट का है और ये अफ्रीका का एक देश है दोस्तों, अंगोला में ये खोजा गया है 170 कैरेट का दुर्लभ हीरा। ध्यान रखिए, गुलाबी हीरा है ये। कहाँ पर? अंगोला में। चलते हैं आगे। हाल ही में विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? जल्दी से आंसर करिए, विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? ये हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति और ये हैं चर्चिल, कहाँ के? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। देखिए 1940 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था दोस्तों, तो उस समय
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ये चर्चिल, विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे। तो उस समय विश्व युद्ध के समय इन्होंने अपने देश को बहुत ही अच्छे से लीड किया था, इसी वजह से ये लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया जाता है। और अब चूंकि जैसा आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध के हालातों में ये जो वोलोदिमिर जेलेंस्की हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, ये अपने देश को बहुत ही अच्छे से लीड कर रहे हैं, इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। किसे दिया गया है? वोलोदिमिर जेलेंस्की को। राइट आंसर इज बी, याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। व्लादिमीर पुतिन, ये रूस के प्रेसिडेंट हैं। जो बाइडन, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। और नरेंद्र मोदी, इनका तो आप लोग जानते ही होंगे, कहने की जरूरत है नहीं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। दोस्तों सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। ये सबसे पहले आप जानिए सेमीकंडक्टर नीति लेके क्यों आए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर को, ये प्रधानमंत्री मोदी हैं और ये कौन है? ये है दोस्तों गुजरात के सीएम। क्या नाम है इनका? इनका नाम है श्री भूपेंद्र भाई पटेल। तो राइट आंसर इसका सी है। क्लियर। सेमीकंडक्टर नीति ये इसलिए लेकर आए हैं ताकि यहाँ पर निवेश को आकर्षित किया जा सके, निवेश को अट्रैक्ट किया जा सके और निवेश को बढ़ावा देकर के रोजगार बढ़ावे। क्योंकि अगर मान लो इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार लगेंगे, यानी कि कंपनीज वगैरह स्थापित होंगी, उद्यम लगेंगे, तो उससे क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। तो रोजगार सृजन करना है और निवेश को बढ़ावा देना है। क्लियर। कब से कब तक? 5 साल के लिए ये पॉलिसी लाई गई है, 2022 से लेकर के 2027 तक। सॉरी, तो ये 5 साल के लिए लाई गई है। राइट आंसर इज सी, गुजरात। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? राष्ट्रमंडल खेल कब से कब तक शुरू हुआ था? 8 अगस्त को ये खत्म होगा। ठीक है, कब शुरू हुआ था? नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए, हम बार बार डिस्कस करते ही हैं, डेली डिस्कस करते हैं इस चीज़ के लिए। तो बताइए, ये हैं पहले एथलीट संकेत सरगर बन गए हैं। आप लोग आंसर करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है भारत की तरफ से? पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? जल्दी से बताइए। अंचिता सेओली ने कौन सा मेडल जीता है? अंचिता सेओली ने कौन सा मेडल जीता है? और इसके अलावा आप आंसर करिए नीचे। जो हमारी महिला लॉन बॉल्स टीम है, महिला लॉन बॉल्स टीम है, लॉन बॉल्स टीम ने कौन सा मेडल जीता है? इन सभी के आंसर करिए। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो चल रहे हैं, कौन सा एडिशन है? इसका भी आंसर आप लोग नीचे करेंगे। एडिशन कौन सा है? और इसके अलावा शुभंकर क्या है इसका? ये भी आप लोग नीचे जल्दी से आंसर करिए। सभी लोग आंसर करेंगे, मैं चाहूँगा जल्दी से आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर सी है। हम आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? दोस्तों मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये शुरू की गई है तमिलनाडु के द्वारा। राइट आंसर इज डी। क्या होगा इसमें? जैसा आप जानते हैं मिड डे मील जो योजना है दोस्तों, कौन सी? मिड डे मील। मिड डे मील योजना के तहत होता क्या है कि 1 से 8वीं तक के बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है, उसमें नाश्ता शामिल नहीं है मिड डे मील में। तो तमिलनाडु ने क्या कहा है, जो बच्चे बिना नाश्ता किए घर से आ जाते हैं तो उनको नाश्ता भी प्रोवाइड कराना जरूरी है। तो मिड डे मील के तहत ही अब 1 से 5वीं तक के बच्चों को, ध्यान रखिएगा, 1 से 5वीं तक के बच्चों को नाश्ता प्रदान किया जाएगा और प्रतिदिन अलग अलग नाश्ता होगा। ध्यान रखिएगा। मिड डे मील कितने, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है? 1 से 8वीं तक। जबकि तमिलनाडु जो लेके आया है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, ये मिड डे मील के अंतर्गत है और 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को इसमें कवर किया जाएगा। क्लियर। सारी बातें आपको समझ में आई। चलिए इनके बारे में बात कर लें। देखिए एडिशन 22वां एडिशन है, मैंने आपको बताया, याद आ रहा है कुछ? 2022 ईयर चल रहा है तो 2022 से ईयर चल रहा है और 22वां संस्करण है, याद रहेगा ना? याद आया कुछ? शुभंकर दोस्तों पैरी दा बोल। कौन सा शुभंकर है? पैरी दा बोल। कौन सा शुभंकर है दोस्तों? पैरी दा बोल। इसके अलावा पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? पहला गोल्ड मेडल जीता दोस्तों मीराबाई चानू ने। किसने जीता? मीराबाई चानू ने। अंचिता सेओली ने कौन सा मेडल जीता? अंचिता सेओली ने गोल्ड जीता था। और लॉन बॉल्स टीम ने भी गोल्ड जीता। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। कहाँ पर हो रहा है? बर्मिंघम में। और बर्मिंघम कहाँ पर है? इंग्लैंड में। क्लियर। और एक और चीज़, एक आंसर का सवाल भी यहीं पर मैं आपको कर दूं ताकि याद रहे आपको। ध्वजवाहक कौन है उद्घाटन समारोह में कॉमनवेल्थ गेम्स के ध्वजवाहक कौन रहे थे? ये रहे थे दोस्तों पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने कॉमनवेल्थ के बारे में डिस्कस करी। अब आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ये कौन है? ये है एकनाथ। महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही नाथ है और वो है एकनाथ, यहाँ के सीएम। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका सी है। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्रों में या हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर को प्रकाश,
यानी कि उनको 24/7 प्रकाश प्रदान किया जाएगा, लाइट वहाँ पर उनके यहाँ पर बिजली की सुविधा प्रदान किया जा सके। ये हर घर ऊर्जा उत्सव का उद्देश्य है। आपको ध्यान होगा अभी कुछ दिन पहले उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट 2047 ये सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये जो हर घर ऊर्जा उत्सव है महाराष्ट्र के द्वारा, ये इसी कार्यक्रम के तहत इन्होंने शुरू किया है। ध्यान रखिएगा जनजातीय क्षेत्रों में। तो राइट आंसर इज सी, महाराष्ट्र। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? याद आ रहा है कुछ? माँ काली की इसमें प्रतिमा आपको दिखाई थी, जीव निकालती हुई एक तस्वीर आपको दिखाई। माँ काली की पूजा की जाती है ना, काली माता की। तो धन्यवाद प्रकट करने के लिए, काली माता को धन्यवाद प्रकट करने के लिए ये बोनालू महोत्सव कौन सा त्यौहार, कौन सा स्टेट का है ये है दोस्तों तेलंगाना। राइट आंसर इज डी, ध्यान रखिएगा। और तेलंगाना का, और इसके अलावा मैं बात करूँ बथुकम्मा कौन से राज्य का त्यौहार है? जल्दी से आंसर करिए। बथुकम्मा कौन से राज्य का त्यौहार है? और सलम्बम कौन से राज्य की मार्शल आर्ट है? थांगता कौन से राज्य की मार्शल आर्ट है? जल्दी से नीचे सभी सवालों के नीचे आंसर करिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2022 को किस भारतीय युद्धपोत द्वारा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में तिरंगा फहराया जाएगा? ये देखो हमारा जो INS तरकस है दोस्तों, ये 15 अगस्त के दिन कहाँ पर जाएंगे? ये ब्राज़ील में जाएंगे। और ब्राज़ील में क्या होगा? यहाँ पर ब्राज़ील का जो रियो डी जेनेरियो शहर है, यहाँ पर तिरंगा फहराया जाएगा INS तरकस के द्वारा। क्यों? क्योंकि देश क्या मना रहा है? 75वां आज़ादी महोत्सव, यानी कि अमृत महोत्सव मना रहा है ना। अमृत महोत्सव क्या है? ये अमृत महोत्सव हमारी स्वतंत्रता के इस वर्ष 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसीलिए। तो अलग अलग जगहों पर, बहुत सी जगहों, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में कई कार्यक्रम जो प्लान करे हैं सरकार ने। इसके अलावा देश में भी जो है हर घर तिरंगा उत्सव चल रहा है, हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी सरकार ने शुरू किया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है कांतार इंडिया की सालाना ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड कौन सा है? तो आप यहाँ पर पिक्चर में देख ही सकते हैं। बचपन में आपने जरूर खाए होंगे ये पार्ले के बिस्किट, आजकल भी बहुत हैं। तो ये जो आजकल भी पहले नंबर पर है अभी भी ये FMCG ब्रांड में। राइट आंसर इज ए। FMCG ब्रांड होते हैं दोस्तों जो फूड और कंज्यूमर से संबंधित जो ब्रांड होते हैं उनको FMCG ब्रांड में शामिल किया जाता है। पहले नंबर पर पार्ले है, दूसरे नंबर पर ब्रिटानिया प्लस। आप लोग इसको याद रखिएगा, ब्रिटानिया कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। तो ये कांतार इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी, सालाना रिपोर्ट जारी की जाती है, इसमें ये इसमें घोषित किया जाता है कि कौन सा ब्रांड टॉप पर है, लोगों के बीच में कौन से ब्रांड का सबसे ज़्यादा प्रचलन है। तो राइट आंसर इज ए, पार्ले। और चलते हैं आगे। नेक्स्ट टेस्ट में हाल ही में फुटबॉल की महिला यूरोपीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? महिला यूरो, आप इसके बारे में समझिए पहले। इसको दोस्तों फुटबॉल का मिनी विश्व कप भी बोला जाता है, मिनी विश्व कप। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए एग्जाम में कि मिनी विश्व कप किसे कहा जाता है फुटबॉल का, तो ध्यान रखिएगा ये है महिला यूरोपीय चैंपियनशिप। कहाँ पर हुई थी ये अब की बार? ये दोस्तों इंग्लैंड में हुई थी। और कौन है इसका विजेता? विजेता है इसका इंग्लैंड। किसको हराया था? जर्मनी को हराया था, यानी कि जर्मनी उपविजेता है इसका। क्लियर सारी बातें यहाँ पर? ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। महिला यूरोपीय चैंपियनशिप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा क्या है? दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा, हाल ही में ये अनावरण किया है इसका। और जैसा आप जानते हैं जो पेरिस ओलंपिक जो 2024 में कहाँ पर होंगे? पेरिस में। और पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। क्लियर। और कौन सा संस्करण है 2024 का? 33वां संस्करण है। और आप मुझे चलो मैं ही बता देता हूँ, टोक्यो में हुए थे। टोक्यो कहाँ पर है? जापान में। टोक्यो ओलंपिक में भारत कौन से नंबर पर था? आप ये बताइए। बड़ा मजेदार सवाल है, जल्दी से आंसर करिए, सवाल बनेंगे यहाँ से। तो हम इस पर आते हैं पहले सवाल पर कि पेरिस ओलंपिक 2024 में आधिकारिक नारा था गेम्स वाइड ओपन। राइट आंसर इज सी। ठीक है दोस्तों। और टोक्यो ओलंपिक में अगर मेडल टैली में हम बात करें तो भारत 48वें नंबर पर था। भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? 7, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। चलते हैं आगे इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में। मज़ा आ रहा हुआ आपको? आ रहा है या नहीं आ रहा? पढ़ने में, रिवीजन करने में आ रहा है ना? तो जल्दी से आंसर करिए हर सब सवालों का। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो सब भी जुड़े इस मज़ेदार क्लास में। बहुत ही जो है इंटरेस्टेड क्लास है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेशन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में अपनाया? मतलब क्या है इसका? मतलब ये है दोस्तों कि सोने के सिक्कों को एज ए रुपया इनको यूज किया जाएगा। यानी कि सोने के सिक्के किसने जारी किए हैं? ये जारी किए हैं दोस्तों जिम्बाब्वे ने। राइट आंसर इज
सी। इसका नाम क्या रखा है? नाम रखा है इनका मोसी ओतुन्या। मोसी ओतुन्या याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है मोसी ओतुन्या क्या है, तो ये सोने के सिक्के हैं। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इन्फ्लेशन है बहुत बड़े पैमाने पर फैल रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यहाँ पर जिम्बाब्वे में। इसके अलावा इनका जो करेंसी है वो करेंसी की भी जो अनस्टेबल हो रही है डॉलर की तुलना में बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत गिर गई है, बिल्कुल वैल्यू नहीं रही है, इसीलिए इन्होंने सोने के सिक्के जारी करे हैं। क्लियर? ताकि जो सोना घरों में पड़ा है वो बाहर निकल के ऐसे सिक्के उनका यूज किया जा सके। सोने के सिक्के इन्होंने कानूनी निविदा के रूप में अपनाए हैं। तो राइट आंसर इज सी, याद रखिएगा मोसी ओतुन्या। चलते हैं आगे। हाल ही में अल नजह फोर्थ संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? दोस्तों ये जो अल नजह संयुक्त सैन्य अभ्यास है गाइज, ये हुआ था ओमान के साथ में। किसके साथ में? ओमान के साथ में हुआ है। राइट आंसर इज डी। आप मुझे नीचे बताइए कमेंट सेक्शन में कि धर्मा गार्जियन किसके साथ में होता है। और अभी हाल ही में संयुक्त साझेदारी अभ्यास हमने डिस्कस भी किया था। संयुक्त साझेदारी अभ्यास ये किस किस के संयुक्त साझेदारी अभ्यास ये किस किस के बीच में संपन्न हुआ? अभी चल भी रहा है एक्चुअली में, तो ये किस किस के बीच में हो रहा है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त साझेदारी अभ्यास MPX। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, ये लिख भी रहा है संजय अरोड़ा। राइट आंसर इज बी। और इन्होंने किसकी जगह ली है? राकेश अस्थाना की। तो राइट आंसर इज बी है, संजय अरोड़ा। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर इनको बनाया गया है। दिल्ली के CM की बात करें तो अरविंद केजरीवाल हैं। कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है। और चलते हैं आगे। दिल्ली के बारे में, दिल्ली से संबंधित एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो है दोस्तों 69th। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। UPPCS ये 2022 अब की जो बार पूछा गया था कि 69 किससे संबंधित है? दिल्ली से संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा, इस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई थी। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उपराष्ट्रपति नायडू ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है? ये दोस्तों प्रेसिडेंट कलर क्यों प्रदान किया जाता है? ये इसलिए प्रदान किया जाता है, किसी भी संस्था या एजेंसी को, राज्य पुलिस या सशस्त्र बल को दिया जाता है ये, कि उन्होंने 25 वर्षों तक, कम से कम 25 वर्षों तक राज्य की बेहतर तरीके से सेवा की है, बहुत ही अच्छे से, यानी कि असामान्य तरीके, बहुत असाधारण तरीके से सेवा की है, तो उस सशस्त्र बल को ये दिया जाता है। और इस बार तमिलनाडु की पुलिस को दिया गया है। तमिलनाडु की राज्य पुलिस को राष्ट्रपति कलर दिया गया। और किसके द्वारा प्रदान किया गया है? प्रेसिडेंट के बिहाफ पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा ये दिया गया। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका क्या है? बी, तमिलनाडु। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, और यहाँ पर है ये स्टालिन, MK स्टालिन, ये हैं चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के। चलते हैं आगे। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट कलर किसको दिया गया है इस बारी दिया गया है दोस्तों ये तमिलनाडु को। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL का विलय किस कंपनी में करने को मंजूरी दी है? दोस्तों ये दी है BSNL। BBNL क्या है? देखो, BBNL का मतलब है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ये एक तरीके से SPV यानी स्पेशल पर्पज व्हीकल है। स्पेशल पर्पज व्हीकल होता है कि उसे किसी पर्टिकुलर काम के लिए उसको सेटअप किया जाता है BBNL, क्योंकि BBNL को ये जो भारत नेट परियोजना थी उस परियोजना को पूरा करने के लिए सेटअप किया गया था BBNL को। और अब इनका विलय क्यों किया गया है? अब इनका मर्ज इसलिए किया गया है दोस्तों, क्योंकि पूरे ग्राम पंचायतों में, देश की ग्राम पंचायतों में वाईफाई से कनेक्ट कराना है देश की सभी ग्राम पंचायतों को, इसीलिए BSNL और BBNL को आपस में मर्ज कर दिया गया है। तो राइट आंसर इज डी। चलते हैं आगे, और ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ों को, BBNL और BSNL का आपस में मर्ज हुआ है। नेक्स्ट है, हमारा जो आज का सवाल है वो है, वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुई है? सर्वाधिक FDI होती क्या है? FDI होती है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये देखो, जैसा कि हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा भी था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ में टेक्नोलॉजी तो आती ही आती है, इसके साथ पैसा तो आता ही आता है, टेक्नोलॉजी भी आती है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वर्ष 2021 में सर्वाधिक FDI आई है दोस्तों सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर से। राइट आंसर इज डी। और किस राज्य में आई है? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा आई है। और कौन से क्षेत्र में? सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आई है। ध्यान रखिएगा, कहाँ से आई है? सिंगापुर से। किस राज्य में? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा। कौन से क्षेत्र में? कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर इज डी। क्लियर? कौन कौन से हैं ये? पहले नंबर पर सिंगापुर, दूसरे नंबर पर अमेरिका से आई है, तीसरे नंबर पर मॉरिशस, चौथे नंबर पर नीदरलैंड और पांचवें नंबर पर स्विट्जरलैंड। इन सभी देशों से ये टॉप 5 देश है जहां से भारत में सबसे ज़्यादा FDI आई है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रांची है और रांची किस राज्य की कैपिटल है? झारखंड की। राइट आंसर इज बी। होगा क्या इससे? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जैसा कि आप नाम से पता लग रहा है, इससे दोस्तों एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, ये इसका एम है। क्लियर? आप मुझे नीचे आंसर करिए कि जो है भारत का सबसे अधिक व्यापार किस देश के साथ में होता है? भारत का सबसे अधिक व्यापार किस देश के साथ में होता है? जल्दी से आंसर करिए। इसके अलावा एक सवाल का और आंसर करेंगे आप मुझे कि भारत का जो सबसे अधिक व्यापार घाटा किस देश के साथ में है? व्यापार घाटा, सर्वाधिक व्यापार घाटा किस देश के साथ में? जल्दी से आंसर करिए, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? आप यहाँ पिक्चर देखिए, ये आप ये जो देख रहे हैं ना, ये हैं दोस्तों ओडिया भाषा की बहुत प्रतिष्ठित लेखक हैं ये। इनका नाम है डॉक्टर प्रतिभा रे। तो प्रतिभा रे को दोस्तों डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। राइट आंसर इज बी। ये जो सी नारायण रेड्डी है ना दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सी नारायण रेड्डी ये तेलुगु लैंग्वेज के बहुत ही ये तेलुगु लैंग्वेज के यानी तेलुगु भाषा के बहुत एमिनेंट लेखक हैं ये, इसीलिए इनके नाम पर ये पुरस्कार शुरू किया गया और अब की बार 2022 में ये प्रतिभा रे को प्रदान किया गया। राइट आंसर इज बी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में एक्स विनबैक्स, कौन सी एक्सरसाइज? विनबैक्स एक्सरसाइज। जैसा कि नाम से पता लग रहा है किस किस के बीच में हुई होगी ये यहाँ से पता लगेगा। देखो आप, ये है वियतनाम और भारत के साथ में हुई थी ये। राइट आंसर इज डी। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका एक्स विनबैक्स किस देश के साथ में हुई है? भारत की वियतनाम के साथ में। चलते हैं आगे दोस्तों। हमारा ये बैच, निर्माण बैच वगैरह, मिशन एसडीएम जरूर ज्वाइन करिएगा आप लोग। आप इन बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं लिया तो जानकारी ले लीजिएगा, इसके बारे में फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, कॉल करिएगा, इसके बारे में और अधिक जानकारी जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं कहता हूँ आपसे कि ये जो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष वर्ल्ड लंग कैंसर डे क्यों मनाया जाता है? पहले तो यही ध्यान रखिएगा, लंग क्या होते हैं? लंग होते हैं हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स। हमारे फेफड़ों का जो कैंसर होता है, फेफड़ों के कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्या? प्रतिवर्ष वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे। राइट आंसर इज ए। 1 अगस्त को यह मनाया जाता है। क्लियर? और जो है फेफड़ों के कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? टास्क फोर्स का गठन किया है दोस्तों। ये मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण, मंकी पॉक्स जैसा कि नाम से पता लग रहा है ये बंदरों से फैलता है और 1970 में पहला ह्यूमन केस आया था, जबकि 1958 में ये जो पहली बार ये सामने आया था। कुछ बंदरों में से वायरस मिला था जिसमें रिसर्च किया गया था और चूंकि बंदरों में पाया गया था इसके लिए इनका नाम मंकी पॉक्स रखा गया था। और पहला ह्यूमन केस अफ्रीका में आया था, नामीबिया वगैरह इन देशों में 1970 में, याद रखिएगा। और चेचक जैसे इसमें छाले पड़ जाते हैं पूरी बॉडी पर। इसके लिए अभी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन WHO का कहना है कि इसके लिए जो चेचक की वैक्सीन है वो कारगर है, तो वो वैक्सीन इसके लिए एहतियातन रूप से ली जा सकती है। तो राइट आंसर इज इसका वीके पॉल है दोस्तों। राइट आंसर इज ए। वीके पॉल की अध्यक्षता में अभी एक टास्क फोर्स का गठन किया है ताकि ये सभी तरह के सुझाव बता सकें कि मंकी पॉक्स वायरस को कंट्रोल कैसे किया जा सके, इसके संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है। क्लियर? राइट आंसर इज ए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य में 7 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है? यहाँ पर आप दीदी देख सकते हैं, ये है पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी दी। राइट आंसर इज सी। पश्चिम बंगाल इसका आंसर है। इन्होंने 7 नए जिले बताए हैं, अभी घोषित किए हैं। पहले 23 जिले हुआ करते थे, 23 डिस्ट्रिक्ट थी कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अब 7 नए बना दिए हैं, टोटल हो गई हैं 30। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में विजय कुमार यादव ने कौन सा पदक जीता है? यहाँ पर ये विजय कुमार यादव की तस्वीर है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। क्लियर? विजय कुमार यादव ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और कहाँ के रहने वाले हैं? वाराणसी के रहने वाले हैं। आप ये भी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, यूपी के रहने वाले हैं, इसलिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल के लिहाज से आप लोग याद रखिएगा। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, 8 तारीख को, यानी कि आज 7 तारीख, कल 8 तारीख को हमारे ये कॉमनवेल्थ ख़त्म हो ही जाएंगे और मैं 8 तारीख को आपके पास में बहुत जल्द, मतलब तुरंत ही ख़त्म होते ही सारे मेडल्स की टैली वगैरह, किसने क्या जीता, कौन कहाँ क्या, सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख दूंगा। तो बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित सारे मेडल जितने भी आए हैं टोटल, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आप लोग बस लास्ट तक बने रहिएगा। शेयर करिए सेशन को, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मिंजर मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? दोस्तों मिंजर मेले का आयोजन ये हिमाचल प्रदेश के चंबा सेक्टर में किया जाता है। चंबा जिले में मिंजर मेले का आयोजन, क्लियर। और इसमें जो है ये एक तरह से मिंजर मेले ये जो सावन महीने में शुरू होता है, सावन की अमावस्या को, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मिंजर मेला कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश का है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, कारगिल के द्रास सेक्टर की 0.5140 पहाड़ी को नया नाम क्या दिया गया है? ये जो 0.510 पहाड़ी है ना दोस्तों, ये कारगिल वॉर से संबंधित है। कारगिल वॉर कब हुई थी? 1999 में कारगिल वॉर हुई थी और ये इसमें पाकिस्तान की बहुत बुरी तरह हार हुई थी। भारत बहुत अच्छे से इसमें जीता था कारगिल युद्ध में। इसमें कारगिल युद्ध में ही दोस्तों क्या हुआ था? ऑपरेशन विजय भी चलाया गया था, आप लोग याद रखिएगा। ऑपरेशन विजय कब चला था? कारगिल युद्ध में। तो राइट आंसर इसका ए है, गन हिल। अब जो ये 0.5140 पहाड़ी है, इस पर हमने जो है जीत दर्ज की थी, पाकिस्तान के चंगुल से इसको छुड़ाया था। किसके नेतृत्व में? जो कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में, आप लोग याद रखिएगा, कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में। अब इस पहाड़ी को नया नाम दे दिया गया है। इन सैनिकों ने जो इन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए गन हिल नाम दे दिया गया है, ध्यान रखिए, गन पॉइंट। नेक्स्ट है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किसने भागीदारी की है? यानी कि जो इंडियन ओलंपिक कमेटी है, इसके साथ में पेरिस ओलंपिक 2024 में जो भारतीय एथलीट जाएंगे, उन एथलीट का हौसला अफजाई करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया हाउस स्थापित किया जा रहा है और पहली बार किया जा रहा है। किसके साथ मिलकर के? टीम इंडिया, ये जो हमारे भारतीय ओलंपिक संघ और रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर के। तो राइट आंसर इज बी, याद रखिएगा आप लोग इस चीज को। राइट आंसर इज बी, रिलायंस इंडस्ट्री के साथ मिलकर के इंडिया हाउस स्थापित करा जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये आप यहाँ पर इनकी पिक्चर देख सकते हैं, ये है मिशेल ओबामा और इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इनकी एक और पुस्तक थी दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही आई थी, इसका नाम है बिकमिंग। ध्यान रखिएगा, ये भी किसकी पुस्तक है? बिकमिंग, ये भी मिशेल ओबामा की है, क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिडेल रामोस का निधन हो गया? ये है दोस्तों फिलीपींस के राष्ट्रपति, और फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मनीला में कौन सा इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूशन है, उसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। जल्दी से नीचे आंसर करिए मुझे, एक बैंक है, जल्दी से आंसर करिए नीचे, किस बैंक का हेडक्वार्टर यहाँ पर मनीला में है। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब से कब तक मनाया गया? राइट आंसर इज अगस्त 1 से अगस्त 7 तक मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? ताकि ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके, तो जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कर सकें। WHO का ये भी कहना है कि जो फर्स्ट जो मिल्क होता है मदर का, वो क्या बोलते हैं उसको? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, कोलेस्ट्रम। तो ये पहला गाढ़ा पीला दूध होता है और इसके अलावा कम से कम 6 महीने तक, कितना? कम से कम 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं तिरंगा बाइक रैली, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और भारत सरकार जो है हर घर तिरंगा उत्सव मना रही है, इसीलिए ये जो तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ किया गया है लाल किले से विजय चौक तक। राइट आंसर इज दिल्ली। क्यों? ताकि लोगों में हर घर तिरंगा उत्सव के प्रति इनके बारे में जागरूकता और जानकारी प्रदान कराई जा सके। राइट आंसर इज ए है। चलते हैं आगे। और नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों हमारी जो भारतीय महिला लॉन बॉल टीम, ये 4 खिलाड़ियों की टीम थी, इन्होंने गोल्ड पदक जीता और देश के इतिहास में, कॉमनवेल्थ के इतिहास में भारत का पहला मेडल है लॉन बॉल में। कौन से? यानी कि इस गेम में लॉन बॉल टीम के, इस लॉन बॉल्स में, ये जो गेम है लॉन बॉल्स का, इसका पहला मेडल है अब तक का कॉमनवेल्थ के इतिहास में। इंडिया ने जो है गोल्ड मेडल जीता है भारत का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चौथे ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का जो पैरा गेम्स हुए हैं उनका उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया है? ये ONGC के पैरा गेम्स हैं दोस्तों। ONGC और अन्य जो ऑयल और नेचुरल गैस से संबंधित जो कर्मचारी हैं, दिव्यांग कर्मचारी, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसकी जो शुरुआत करी है नई दिल्ली में करी है। नई दिल्ली में कहाँ पर? नई दिल्ली में त्यागराज कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर इसकी स्थापना नहीं, उद्घाटन करा है। हरदीप सिंह पुरी कौन है? ये हाउसिंग अफेयर मिनिस्टर, इसके अलावा पेट्रोलियम मिनिस्टर भी हैं ये। तो राइट आंसर इज सी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, 7 अगस्त 2022 को इसरो द्वारा
किस लॉन्चिंग व्हीकल का प्रयोग कर EOS-2 और आज़ादी सैट उपग्रह लॉन्च किए हैं? दोस्तों इसरो का मानना है, क्योंकि जो छोटे छोटे, इसरो का ये कहना, जो छोटे उपग्रह हैं ना, उनके लिए भारी भरकम रॉकेट, भारी भरकम लॉन्चिंग व्हीकल का क्यों प्रयोग किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इसीलिए इसरो ने SSLV का डेवलपमेंट किया था, SSLV को बनाया था। SSLV की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जो ये, क्योंकि ये EOS-2 आज़ादी सेट बहुत छोटे छोटे उपग्रह हैं, अब इनको PSLV या GSLV से लॉन्च किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इसीलिए इसरो ने छोटे उपग्रहों के लिए SSLV तैयार किया है। राइट आंसर इज C। चलते हैं आगे। 19 अगस्त से 6 सितंबर तक पिच ब्लैक हवाई युद्ध अभ्यास कहाँ पर आयोजित होगा? दोस्तों ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर इज B। इसमें भारत ने भी भाग लेने की पुष्टि कर दी, यानी कि भारत भी इसमें भाग लेगा और टोटल 17 देश इसमें भाग लेंगे। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 17 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। राइट आंसर इज B। ऑस्ट्रेलिया में होगा पिच ब्लैक। कब से कब तक? 19 अगस्त से 6 सितंबर तक ये चलेगा। राइट आंसर। चलते हैं आगे। हाल ही में भारत के 10 शहरों में स्ट्रीट व्यू सर्विस किसके द्वारा लॉन्च की गई? ये लोगो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, गूगल के द्वारा ये लॉन्च की गई है। स्ट्रीट व्यू सर्विस होगा क्या? जो भारत की छोटी छोटी गलियाँ हैं इन 10 शहरों की, उन गलियों का भी नज़ारा लिया जा सकता है, उन गलियों को भी देखा जा सकता है घर बैठे बैठे। तो इन 10 शहरों में ये लॉन्च किया है अभी, और इनका ये भी कहना है कि 2022 के अंत तक आते आते इसको 50 और शहरों में लॉन्च कर दिया जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? ये जो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं दोस्तों, ये इससे पहले SSB के भी महानिदेशक हुआ करते थे और अब इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है ITBP का। इनका नाम है सुजॉय लाल थाउसेन। तो राइट आंसर इज D। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, सिडबी ने MSME को सशक्त बनाने हेतु किस बैंक के साथ में करार किया है? सिडबी क्या है? सिडबी है दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, लखनऊ में है। अभी इन्होंने SVC बैंक के साथ में एक करार किया है ताकि MSMEs को, जो हमारे मंझोले उद्योग हैं, छोटे और लघु और मंझोले उद्योग, उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनको मजबूत किया, सशक्त किया जा सके, ताकि उनको ऋण प्रदान किया जा सके। तो राइट आंसर इज D, SVC। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की याद में एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये पिंगली वेंकैया जी। ओके, तो इन्होंने, ये कौन है? ये हमारे जो तिरंगा है इसके डिजाइनर हैं, हमारे राष्ट्रध्वज के डिजाइनर हैं। कौन? पिंगली वेंकैया जी। इन्हीं की हाल ही में जयंती थी 2 अगस्त को। इसी उपलक्ष्य में इनकी याद में ये एक स्पेशल स्मारक डाक टिकट जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा। कब इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों 2 अगस्त 1876 को, आंध्र प्रदेश में। चलते हैं आगे। और नेक्स्ट है, किसी भी राष्ट्रमंडल खेलों में हाई जंप में देश को पदक दिलाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दोस्तों हाई जंप में देश को पदक दिलाने वाले पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं तेजस्विन शंकर। याद रखिएगा आप लोग इस चीज़ को, तेजस्विन शंकर। तुलिका मान, ये जो है तुलिका मान, इसके अलावा गुरदीप सिंह, लवप्रीत सिंह, ये सभी हमारे मेडल विनर हैं राष्ट्रमंडल खेलों में। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं और आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। आपको याद है कुछ? केरल सावरी, याद आ रहा है? केरल सावरी, हाँ जी भाई साहब, ये वही ओला उबर जैसी सर्विस, सरकारी ई-टैक्सी सर्विस कौन शुरू कर रहा है? केरल। राइट आंसर इज D। क्यों शुरू कर रहा है? सस्ती, टिकाऊ, है ना, सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करेगा केरल, ताकि, और सुरक्षित, महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत सुरक्षित रहेगी। उसमें पैनिक बटन भी रहेगा, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है, कोई समस्या पैदा होती है, तो पैनिक बटन को दबाओ और उसकी हेल्प ली जा सकती है वहाँ पर। क्लियर। तो राइट आंसर इज D, केरल। चलते हैं आगे। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये इनको शपथ दिला रही हैं और इनका नाम है सुरेश N पटेल। राइट आंसर इज C। इन्होंने हमारे CVC की, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने CVC की अभी शपथ ग्रहण किया। CVC हमारे जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर ये तैनात हुए हैं। और CVC की बात करें तो इसको 2003 में संथानम कमेटी की सिफारिश पर इसको गठन किया गया था, लेकिन गठन 1964 में हुआ था दोस्तों। 2003 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। यानी कि एक लॉ लाया गया था, लॉ इनेक्ट किया गया संसद में और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया केंद्रीय सतर्कता आयोग को। तो राइट आंसर इज इसका C, सुरेश N पटेल अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ ली है इन्होंने। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, 3 अगस्त 2022 को भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है? राइट आंसर इज C, 10 भूमियों को शामिल किया गया है। इसमें से 6 तमिलनाडु से हैं,
और एक एमपी से, एक गोवा से, एक उड़ीसा से शामिल है और एक कर्नाटका से। ये सभी टोटल 10 हो गई हैं। और अभी जो फिलहाल और हमारे इंडिया में बात करें टोटल कितनी आर्द्र भूमि है, तो ये रामसर साइट में जो शामिल है वो 64 रामसर साइट में शामिल है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में मिशन भूमिपुत्र किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ये राइट आंसर इसका दोस्तों सी है, असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों? ताकि जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको त्वरित तरीके से जाति प्रमाण पत्र, डिजिटली जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यहां पर आप लोगों को देख सकते हैं, ये है आरबीआई। तो राइट आंसर इसका बी है, वित्तीय समावेशन सूचकांक। आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935 में, और इसको 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इसके जो पहले गवर्नर वो थे ओसबोर्न स्मिथ, ओ स्मिथ कह सकते हैं हम, और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, और अभी जो गवर्नर है वो हैं शक्तिकांत दास। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर शक्तिकांत दास, और अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो दोस्तों ये किया है मध्य प्रदेश में। राइट आंसर इज बी। क्लियर? चलते हैं आगे। 2300 करोड़ की परियोजना यहां पर शुरू करी है। नेक्स्ट है आदिपुरम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? आदिपुरम महोत्सव दोस्तों तमिलनाडु में मनाया गया है। आदि का मतलब होता तमिल महा, इसीलिए इस महोत्सव को नाम दिया गया आदि महोत्सव, आदिपुरम महोत्सव। क्लियर? और जो अंडल देवी हैं, अंडल देवी की जयंती के उपलक्ष्य में ये बनाया जाता है, ये भी आप लोग इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी, यहां पर आप इनको देख सकते हैं, ये इनका विमान है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी जब ताइवान यात्रा पर आई थी ये, क्योंकि इनका जो विमान था, चीन ने धमकी दी थी कि अगर आपने हमारे एयर जोन में एंटर की तो हम आपको हवा में ही गोला बना देंगे, आग का गोला। तो इसीलिए इनके विमान को लगभग 7 लाख लोगों के द्वारा ट्रैक किया गया था, और जो साइट थी वो जो साइट थी वो भी भाई साहब क्या हो गई, वो भी एकदम क्रैश कर गई थी साइट वो भी। क्लियर? तो ये जो है कहाँ की है, ये अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की स्पीकर हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 44वें चेस ओलंपियाड में भारत की महिला टीम किस देश की टीम को हराकर जीत दर्ज की है? तो दोस्तों एक तरफ हमारे चेस ओलंपियाड भी चल रहे हैं चेन्नई में, है ना, तो ये इनके द्वारा ये जो टीम है पूरी हमारी भारत की महिला टीम जो थी चेस की, उन्होंने हंगरी की टीम को हराया है। तो राइट आंसर इज यहाँ पर बी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये नियुक्त किया गया है श्वेता सिंह को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2008 बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं, और अब इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक, चलते हैं आगे। और एक और चीज़, पीएमओ के हेड कौन होते हैं? पीएमओ के हेड होते हैं दोस्तों कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ कैबिनेट जो हमारे सेक्रेटरी होते हैं, है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी, वो कौन होते हैं? पीएमओ के हेड होते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू की है? ये अंडे और दूध योजना केरल सरकार ने शुरू की है। इन्होंने कहा है कि जो बच्चे आंगनवाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, और उनको हफ्ते में यानी कि सप्ताह में कितने दिन? हफ्ते में 2 दिन दूध और अंडे प्रदान किए जाएंगे। क्यों प्रदान किए जाएंगे? क्योंकि उनमें न्यूट्रिशन को बढ़ावा दिया जा सके, यानी कि पोषण को बढ़ावा दिया जा सके बच्चों में। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों में सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में कितने किलोग्राम वजन उठाकर भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं सुधीर, हरियाणा के रहने वाले हैं ये, और पैरा पावर लिफ्टिंग में इन्होंने दोस्तों 212 केजी वजन उठाया है। राइट आंसर इज डी। यहाँ पर राइट आंसर डी है। इन्होंने सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में कितना वजन उठाया है? 212 केजी वजन उठा करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधान के विकास पर सहयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ में समझौता किया है? यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, आईआईटी कानपुर के साथ में समझौता किया है, ताकि एनपीसीआई से संबंधित यानी कि जो डिजिटल भुगतान है, डिजिटल पेमेंट है, उसमें जो साइबर सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। क्लियर? तो राइट आंसर इसका डी है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में फॉर्चून द्वारा जारी की गई ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी, ये है दोस्तों LIC। कौन से नंबर पर आई है? ये ओवरऑल 98 नंबर पर है, और भारत में पहले नंबर पर है। भारत में दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर आई है दोस्तों रिलायंस, और रिलायंस का ओवरऑल अगर ग्लोबली हम बात करें तो कौन से नंबर पर है? 104वें नंबर पर। याद रखिएगा आप ये चीज़। और फॉर्चून ग्लोबल 500 2022 की सूची में पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है वॉलमार्ट, और दूसरे नंबर पर
दूसरे नंबर पर है दोस्तों अमेजोन। ये भी आप लोग याद रखिए, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चिराग योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? चिराग योजना ये एक फुल फॉर्म है, ये ऐसे बनती है, यानी कि अश्योर्ड और इक्वल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने ये योजना शुरू की है। इनका कहना है कि जो बच्चे EWS कैटेगरी के हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो उन बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। समझ में आया? प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी और इन बच्चों की जो फीस कौन जमा करेगा? इन बच्चों की फीस हरियाणा सरकार देगी। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट, याद रखिएगा। राइट आंसर इज बी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा रेपो रेट में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई है? दोस्तों ये की गई है 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई है, 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। और अब फिलहाल रेपो रेट कितना हो गया है? 5.40 रेपो रेट हो गया है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो क्या होगा? लोन जो है, जो बैंक लोन लेती हैं इससे RBI से, ये लोन क्या हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं, इनका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो आम जनता, हम लोग लोन नहीं ले पाएंगे। लोन नहीं ले पाएंगे तो हमारे पास में पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगी। इसीलिए ये सारी एक चेन है, याद रखिएगा। अगर सरकार रेपो रेट बढ़ाती है तो इसका मतलब क्या है? कि महंगाई बढ़ रही है, सरकार महंगाई को कम करना चाहती है। समझ में आए सारी चीज़ें? तो रेपो रेट बढ़ाने का उद्देश्य यह है महंगाई को कम किया जा सके, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अभी फिलहाल। नेक्स्ट है, 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच में मेगा सैन्य अभ्यास होगा, युद्ध अभ्यास। नाम ही युद्ध अभ्यास है, इसका याद रखिएगा। क्या नाम है? युद्ध अभ्यास। ये कहाँ पर किया जाएगा? ये अभी फिलहाल दोस्तों इस बारी, यानी कि ये जो है उत्तराखंड के औली में किया जाएगा। किस किस के बीच में? मेगा सैन्य अभ्यास है। इसमें बहुत सारे देश, ये युद्ध अभ्यास नहीं, बहुत सारे नहीं, सॉरी, भारतीय और अमेरिकी सेना इसमें भाग लेगी, ध्यान रखिएगा। भारतीय और अमेरिकी सेना इसमें भाग लेंगी। और कहाँ पर होगा? उत्तराखंड के औली में होगा, याद रखिएगा। क्या नाम है? युद्ध अभ्यास। कब से कब तक? 14 से 31 अक्टूबर तक, यानी कि अक्टूबर में होगा। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुआ है? दोस्तों ये संपन्न हुआ है अरब सागर में। राइट आंसर इसका बी है। आंचल शर्मा इसकी कप्तानी कर रही थी INS 314 पर, जो हमारा आंचल शर्मा क्या कर रही थी? इसकी कप्तानी कर रही थी इस विमान की, जो कि INS 314 पर जो विमान तैनात है उसकी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी आप लोग। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 314 पर जो विमान तैनात है उसकी डॉर्नियर 228, कौन सा विमान है? डॉर्नियर 228। इस विमान की कप्तानी कौन कर रही थी? आंचल शर्मा। और कितनी इसमें टीम थी? कितने अधिकारियों की? 5 अधिकारियों की टीम थी, और 5 अधिकारी कौन थे? महिला थे। इसीलिए इनको पूरी तरह से महिला मिशन था, अरब सागर में संपन्न हुआ है। ध्यान रखिएगा आप इसको। राइट आंसर इसका बी। नेक्स्ट है, ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? यानी कि भिक्षा नहीं शिक्षा दो। कुछ याद आया? भिक्षा नहीं शिक्षा दो, भिक्षा नहीं शिक्षा दो। किसको? बच्चों को जो भिक्षावृत्ति में संलिप्त हैं। क्या चाहती है उत्तराखंड सरकार? उत्तराखंड सरकार चाहती है कि भिक्षावृत्ति को लगाम लगाई जाए, भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को बाहर निकाला जाए, उनका पुनर्वास किया जाए और फिर उनको शिक्षा दिया जाए, यानी कि शिक्षित उनको बनाया जाए। तो ये राइट आंसर इसका ए, उत्तराखंड। क्लियर? और उत्तराखंड की पुलिस ने इसको शुरू किया गया, ऑपरेशन मुक्ति अभियान। ऑपरेशन संकल्प क्या है? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे आंसर करिए। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया है? जल्दी से आंसर करिए। ऑपरेशन नारकोस। इसके अलावा ऑपरेशन अमानत, ऑपरेशन अमानत किसके द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन अमानत। इसके अलावा एक और चीज़ आप मुझे एक आंसर और करिए, ये जो ऑपरेशन मेघदूत ऑपरेशन मेघदूत किसके द्वारा चलाया गया है? और ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। इन सभी का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में करेंगे। हम लोग आगे चलते हैं। और ये थी आज की डिस्कशन दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ पसंद आया होगा। ये हमारे बैचेस वगैरह हैं, कोर्सेज वगैरह, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं। और पूरा एक हफ्ते का हमने करंट अफेयर कर लिया। गला भी दर्द करने लगा मेरा, बोलते बोलते लगातार 1 घंटा हो गया, 54-55 मिनट हो चुकी हैं। तो दोस्तों हमारा ये था आज का पूरा डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 1 हफ्ते का हमने पूरा रिवीजन कर लिया है, बहुत अच्छे से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रदान करी गई है। सवाल जो आपको दिए गए हैं उनका मैं चाहूँगा, देखो आप इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों हमारे लिए, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, कम से कम
जो आपको सवाल पूछे जा रहे हैं उनके आंसर तो करिए, आप लोग नीचे पार्टिसिपेट तो करिए। आप वो भी नहीं कर रहे हैं, सेशन शेयर भी नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, कम से कम ये तो करिए प्लीज़। क्लियर? हम देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, दिन रात लगे रहते हैं, इतना सारा चीज़ कंटेंट आपके लिए लाते हैं, तैयार करते हैं, स्लाइड बनाते हैं, पिक्चर्स वगैरह उसमें डाल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग कम से कम सेशन को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है? ये कोर्सेज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फैक्ट आपको समझ में आए होंगे, पता लगा होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।